परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, एंड दैट इज ग्रिड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ग्रिड से रिलेटेड मतलब चेस बोर्ड हो क्या, इस तरह के क्वेश्चन खूब आते हैं, तो उनको भी हम एक सेपरेट कैटेगरी की तरह सॉल्व कर लेते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, लेट ए chess board of 8 by 8 of dimension 8 by 8 is given, then find number of ways in which we can। तो एक चेस बोर्ड बना लेते हैं 8 by 8 का। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार सात आठ। ए बी सी डी मान लिया ऐसे गिवन है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं। लेट ए चेस बोर्ड ऑफ डायमेंशन 8 by 8 इज गिवन, देन फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन। फर्स्ट पार्ट, सेलेक्ट यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर मतलब ये, तो अगर 8 by 8 का चेस बोर्ड है तो इस स्क्वायर की बात चल रही है, और ऐसे कोई टेढ़ा वेढ़ा बनाते हैं, केवल सीधा सीधा बना दें। तो 8 by 8 का है तो 64 टोटल स्क्वायर हो जाएंगे, तो आंसर भी कितना हो जाएगा 64। तो ये तो ऐसे ही वार्म अप क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का तो ऐसा कोई मतलब नहीं है, ये तो 10वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा। ठीक है, इन विच वी कैन सेलेक्ट 2 unit squares which are not present in a row or column। अब उसने क्या बोला कि 2 स्क्वायर सेलेक्ट करने हैं हमें, यूनिट स्क्वायर, और सच दैट कि वो एक रो में नहीं आने चाहिए और एक कॉलम में भी नहीं आने चाहिए। तो अगर मान लिया मैंने ये सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट किया तो ये चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों, ये इस कॉलम में और इस रो में नहीं आ रहा है दूसरे वाला। ठीक है, ये चल जाएगा। अगर हमने ऐसे सेलेक्ट किया तो नहीं चलेगा, अगर हमने ऐसे सेलेक्ट किया तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक ही कॉलम में आ गया। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? एक तरीका तो ये होगा कि हम टोटल नंबर ऑफ केसेस निकाल लें और उसमें से जो अनफेवरेबल है वो घटा दें। ठीक है, तो एक आंसर तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आंसर कि टोटल कितने स्क्वायर्स थे, टोटल यूनिट स्क्वायर 64, उसमें से हमने दो सेलेक्ट कर लिए। अब इसमें फेवरेबल भी आ जाएंगे, अनफेवरेबल भी आ जाएंगे। और अनफेवरेबल कौन से होंगे? जब 2 स्क्वायर हम एक ही रो में या एक ही कॉलम में सेलेक्ट कर लें। तो मान लिया पहले हमने रो वाले सेलेक्ट किए कि 2 स्क्वायर एक ही रो में आ रहे हैं, तो रो तो 8 है, कौन सी रो में आ रहे हैं? तो हमने 8C1 तरीके से एक रो सेलेक्ट किया, मान लिया ये रो सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अभी हम क्या काउंट करें? वो अनफेवरेबल नंबर ऑफ वेज जिसमें हम 2 स्क्वायर एक ही रो के अंदर सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन भूल जाओ,
अब मेरे को नंबर ऑफ वेज निकालने हैं कि एक स्क्वायर दो स्क्वायर जो हैं, दो यूनिट स्क्वायर जो हैं वो एक ही रो में आने चाहिए। तो कौन सी रो? 8C1। फिर अगर मान लिया ये रो है तो इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है, ये सेलेक्ट करें या ये सेलेक्ट करें या ये सेलेक्ट करें। तो कौन से दो स्क्वायर? इंटू 8C2। ये हो गया कि रो 1 है या रो 2 है या रो 3 है। ये हो गया कि स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 है या स्क्वायर 1 स्क्वायर 5 है, ऐसे करके। और माइनस इतने ही आ जाएंगे कॉलम के लिए, ठीक है। तो अगर दोनों रोज़ में हुआ तो इतने ही, और सिमेट्री से इतने ही कॉलम के लिए आ जाएंगे। ये आंसर हो गया, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या है कि पहले हमने कोई एक स्क्वायर सेलेक्ट कर लिया, मान लिया ये सेलेक्ट कर लिया, कितने तरीके से? 64C1 तरीके से या 64 तरीके से, दोनों की बातें। अब जब हमने ये स्क्वायर सेलेक्ट कर लिया तो अब दूसरा स्क्वायर इस रो या कॉलम में तो नहीं आ सकता, तो इसलिए हमने क्या किया, इस रो को हटा दिया, इस कॉलम को हटा दिया। तो ये 8×8 का था। अगर हमने एक रो या कॉलम हटा दिया तो जो बचे हुए स्क्वायर बचेंगे वो कितने बचेंगे? 7×7 का स्क्वायर बचेगा। अगर हम बचे हुए को मिला के एक स्क्वायर बनाए तो उसमें 49 स्क्वायर्स आएंगे, 49 यूनिट स्क्वायर्स आएंगे। तो उनमें से कोई हमने एक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि टोटल 64 है, 8 ये कम हो गए और 8 ये कम हो गए, बट ये वाला डबल काउंट हो गया, तो 8 ये कम हो गए एंड 7 ये कम हो गए, तो 15 कम हो गए। तो 64 में से इन 15 स्क्वायर्स को छोड़ दिया, ठीक है। तो कितने बच गए? 49। बट इसमें एक छोटी दिक्कत अभी क्या है, इसमें हमने क्या किया, पहले एक स्क्वायर सेलेक्ट किया, मान लिया ये वाला सेलेक्ट हुआ, 64C1 तरीके से मान लिया ये स्क्वायर सेलेक्ट हुआ। फिर हमने इस रो और कॉलम को हटा के एक और स्क्वायर सेलेक्ट किया, मान लिया ये सेलेक्ट हुआ। तो ये हमारा एक तरीका इसके अंदर काउंट हो गया, ठीक है। अब 64C1 में क्या होगा, बारी बारी से एक बार ये इसकी बारी भी आएगी, इसकी बारी भी आएगी, इसकी बारी भी आएगी, तो एक बार ऐसा होगा कि इसकी बारी भी आएगी। तो 64C1 जगह पे एक बार ये सेलेक्ट हुआ, फिर हमने ये कॉलम हटा दिया, ये रो हटा दिया। जब बचे हुए 49 स्क्वायर में से एक सेलेक्ट किया तो फिर बचे हुए इन सब की बारी आएगी बारी बारी से, उसमें एक बार ये भी आएगा जब इसकी बारी आएगी। तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये सेलेक्ट हुआ एंड यहाँ पे ये सेलेक्ट हुआ, ये इसमें एक केस आएगा, या फिर यहाँ पे ये सेलेक्ट हुआ फिर बचे हुए में ये सेलेक्ट हुआ, ये भी इसमें एक सेपरेट केस आएगा, क्योंकि 64 में तो सारे तरीके काउंट हो रहे हैं ना अलग अलग। तो इन दोनों स्क्वायर का सिलेक्शन दोनों तरफ से काउंट हो जाएगा, ये ठीक है। पहले S1 सेलेक्ट हुआ, बाद में S2 सेलेक्ट हुआ, वो भी इसमें काउंट होगा, या पहले S2 सेलेक्ट हुआ, बाद में S1 सेलेक्ट हुआ, वो भी इसके अंदर काउंट हो गया। बट इसमें खुशी की बात क्या है कि एवरी केस विल बी काउंटेड ट्वाइस, तो हर केस एग्जैक्टली 2 बार ही काउंट होगा, इसलिए इसको बाई 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर चल जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट 2 यूनिट स्क्वायर्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए रो और कॉलम, ठीक है। थर्ड पार्ट, सेलेक्टिंग 2 यूनिट स्क्वायर्स विच शेयर 2 vertices, ये ठीक है। और वन साइड एक ही बात है, मतलब अब हमें क्या करना है, अब हमें 2 यूनिट स्क्वायर सेलेक्ट करने हैं सच दैट कि उन दोनों के बीच में 2 वर्टिसेस कॉमन हो या एक साइड कॉमन हो। ऑफ कोर्स जो 2 वर्टिसेस होगा उनको ऐसे तो वाला तो हो नहीं सकता ये दोनों कॉमन हो जाए, ये दोनों कॉमन हो जाए तो दूसरा स्क्वायर भी इसी के ऊपर आएगा। तो हमें तो 2 डिस्टिंक्ट स्क्वायर सेलेक्ट करने हैं, ये ठीक है, डिस्टिंक्ट लिख सकते हैं जस्ट टू बी मैथमेटिकली करेक्ट। अब हमें 2 स्क्वायर सेलेक्ट करने हैं जिसके लिए 2 मतलब एक साइड कॉमन होनी चाहिए अल्टीमेटली। तो जैसे ये दोनों स्क्वायर हो सकते हैं, ये वाली साइड कॉमन होगी, और ये दोनों स्क्वायर भी हो सकते हैं, ये वाली साइड कॉमन होगी। तो उसका मतलब क्या है
कि अगर एक साइड को कॉमन होना है दोनों यूनिट स्क्वायर्स के बीच में, अगर एक साइड को कॉमन होना है तो फिर दोनों यूनिट स्क्वायर या तो वर्टिकली एडजेसेंट हो, मतलब ये दोनों हो गया, चलेगा चलेगा चलेगा, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, या फिर हॉरिजॉन्टली एडजेसेंट हो, मतलब ये दोनों हो या फिर ये दोनों हो, ये दोनों हो, ये दोनों हो, ऐसे कोई भी दो एडजेसेंट हो सकता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि या तो एक ही रो में होगा और एक ही रो में भी एक ही रो में होगा, या एक ही कॉलम होगा और एक ही रो में भी जो होगा वो भी एडजेसेंट होगा। तो मान लिया अगर रो 1 के अंदर है तो या तो फर्स्ट एंड सेकंड होगा, या सेकंड एंड थर्ड होगा, या थर्ड एंड फोर्थ होगा, या सेवेंथ एंड एट्थ होगा। यही 7 तरीके हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। दो स्क्वायर को पहले रो में सेलेक्ट करने के लिए यही 7 तरीके हो गए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? या तो रो या कॉलम में होगा, तो कौन सी रो में? 8, मतलब 8 रो है। अब मान लिया ये वाली रो सेलेक्ट हो गई, तो इसमें दो एडजेसेंट स्क्वायर सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए? 7 इंटू इतने ही कॉलम के लिए। ये हो गया रो नंबर, ठीक है, ये हो गया उस रो के अंदर स्क्वायर नंबर S1 S2 या S2 S3 या S3 S4 या S7 S8, ये उसके लिए आ रहा है। इंटू 2 क्यों आ रहा है? कि उतना ही कॉलम के लिए होगा, जितना रो के लिए उतना ही कॉलम के लिए हो गया, इसलिए 2 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट, सेलेक्टिंग 2, चलो इस बार डिस्टिंक्ट लिख देते हैं, सभी में डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है जहाँ जहाँ भी 2 बोला जा रहा है। 2 डिस्टिंक्ट यूनिट स्क्वायर्स which share exactly one vertex। ठीक है, पढ़ो पहले। इस बार हमें क्या करना है? दो यूनिट स्क्वायर सेलेक्ट करने हैं वैसे ही, बट एग्जैक्टली एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। एग्जैक्टली एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लिया ये वाला वर्टेक्स कॉमन है तो ये दोनों स्क्वायर हो सकते हैं, मतलब अगर हमने ये दोनों सेलेक्ट किया तो ये वर्टेक्स कॉमन हो गया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हम इन दोनों को सेलेक्ट करें तो ये वर्टेक्स कॉमन हो गया। तो मेरे को ऐसी फील आ जानी चाहिए कि अगर केवल एक वर्टेक्स को कॉमन होना है तो जो ये दोनों स्क्वायर हैं वो डायगनली प्रेजेंट होने चाहिए। ये ठीक है, या तो इस वाले डायगोनल पे होने चाहिए, मतलब मेन डायगोनल पे होना जरूरी नहीं है, ये वाले डायगोनल पे भी हो सकते हैं। ये दोनों सेलेक्ट हो गया, ठीक है, या फिर ऐसे वाले पे भी हो सकते हैं। तो अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। पहला तरीका कि डायगोनल हमने बनाया, मतलब पहला डायगोनल ये हो गया, दूसरा, अब ये स्क्वायर ऐसे ही बने हुए हैं, ऑफ कोर्स स्क्वायर दिखनी है नहीं, बट इस तरीके से डायगोनल बनेंगे। These are straight lines। ये ठीक है, जो थोड़ा कम स्ट्रेट लग रहा है बट स्ट्रेट लाइन ही है। फिर ये गया, ये गया, फिर ये आ गया मेन डायगोनल। ठीक है, ऐसे ही फिर इधर बन जाएंगे। ये ठीक है, अब इधर एक कम होता चला जाएगा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में भी बन जाएंगे। तो अगर हमें एग्जैक्टली एक वर्टेक्स कॉमन चाहिए तो दोनों स्क्वायर्स जो हैं, जो दोनों यूनिट स्क्वायर हैं, वो डायगोनली प्रेजेंट होने चाहिए प्लस कॉन्जिगेटिव होने चाहिए। तो हमने इस डायगोनल से शुरू किया। इस डायगोनल पे दो स्क्वायर ले सकते हैं? नहीं, एक ही स्क्वायर है तो दो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? फिर इस डायगोनल पे आ गए, दूसरे वाले पे। ये ठीक है, मतलब ये हो गया डायगोनल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, फिर डायगोनल 8
फिर ये मतलब 7 डैश बोल दो, फिर इसके बाद जो है 6 डैश, मतलब जैसे ये आएंगे उतने ही इधर ऐसे आएंगे सिमिट्री से। तो D1 पे हम क्या 2 स्क्वायर सेलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, D1 को तो एक ही स्क्वायर का डायगोनल है, एक ही यूनिट स्क्वायर का डायगोनल है, यहाँ पे 2 कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? D2 पे 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, हाँ D2 पे एक ही तरीका है, 2 स्क्वायर हैं, इन दोनों को अगर हम सेलेक्ट कर लें तो ये वाला पॉइंट कॉमन हो जाएगा, तो एक तरीका हो गया। D3 पे या तो इन दोनों को सेलेक्ट कर लो या इन दोनों को सेलेक्ट कर लो, तो D3 पे 2 तरीके हो गए। फिर D4 पे 1 2 3 तरीके हो गए। तो ऐसे करते करते 0 1 2 3 4, मतलब अगर D4 है तो एक कम तरीका है, अगर यहाँ 4 है तो 3 तरीके हैं, D1 है तो 0 तरीका है, 2 है तो ऐसे करके, 7 है तो 6 तरीका हो जाएगा, और D8 है तो उसके ऊपर 7 तरीका हो जाएगा, या तो पहला दूसरा या दूसरा तीसरा या तीसरा चौथा ऐसे करके, या 7वां 8वां। तो हम कैसे काउंट करेंगे? आंसर विल बी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। ये तो हो गए, मतलब ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे मेन डायगोनल आ गया, 7 के बाद वापस 6 5 4 3 2 1 ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए इसको डबल कर देते हैं, ये ठीक है, मेन डायगोनल तो एक ही था, ये इस पे भी 6 आ जाएगा, इस पे भी 6 आ जाएगा, इस पे भी 5 आ जाएगा, इस पे भी 5 आ जाएगा, तो इसलिए हमने क्या किया, 1 से लेके 6 तक डबल कर दिया। ठीक है, और फिर इस पूरे को डबल कर देते हैं। ये पूरा डबल क्यों हुआ? क्योंकि अभी हमने ऐसे काउंट किया है, अभी ऐसे भी तो काउंट कर सकते हैं, ऐसे भी तो सेलेक्ट कर सकते हैं इस वाले डायगोनल पे, तो वो तो सिमेट्री से जस्ट डबल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। दिस विल बी 2 × 6 7/2 + 7 और × 2, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, सो दिस इज़ इक्वल्स टू, मतलब 2 2 कैंसिल हो गया। अगर यहाँ से हम 7 कॉमन ले लें तो 6 + 1 7 हो जाएगा, तो दिस विल बी 7² × 2, मतलब 49 × 2 मतलब 98 तरीका हो गया 2 स्क्वायर सेलेक्ट करने का यूनिट, जिसके बीच में एग्जैक्टली एक कॉमन है। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी है, जो थोड़ा हम बोल सकते हैं स्मार्ट तरीका है। वैसे बेटर तरीका तो यही है, क्योंकि दिमाग में तो यही आएगा, अगर हम प्रोसीजरली सोचेंगे तो जो अभी हमने लिखा वही आएगा दिमाग में। एक तरीका ये भी है कि जो 2 स्क्वायर्स हैं, ठीक है, उसके बीच में जो शेयर्ड पॉइंट है, हमने पॉइंट की तरफ से गिना, क्या ये पॉइंट शेयर्ड पॉइंट हो सकता है? नहीं, ये ठीक है, इस पे 2 स्क्वायर नहीं आ सकता कॉमन, अगर इन दोनों को गिनेंगे तो इसमें तो 2 पॉइंट कॉमन हो जाएगा, एग्जैक्टली एक ही पॉइंट कॉमन चाहिए था हमें, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये बाहर वाले पॉइंट तो कोई नहीं हो सकता। ठीक है, जो बाहर बाउंड्री पे हैं। फिर हम यहाँ पे आए, ये हो सकता है कॉमन, बिल्कुल हो सकता है, इसमें इन दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये तो हो नहीं सकता, ये ठीक है, इसको तो मिटा दिया, बट ये जो इंटरनल वाले यहाँ तक, ये ठीक है, इसके अंदर अंदर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, ये ठीक है, ये सारे पॉइंट, इसके अंदर वाले ये सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट, ये सब कॉमन हो सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो एक कितने पॉइंट हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7, और ऐसे भी 7 है, तो 7 × 7 कितने पॉइंट हो गए? 49। तो हम बेसिकली काउंट कैसे करें कि 2 स्क्वायर काउंट करने की बजाय हमने ये देखा कि जो पॉइंट कॉमन है वो कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, तो ये 49 पॉइंट्स आ गए, बाहर वाले कोई हो नहीं सकते कॉमन। मतलब ये पॉइंट ऐसा नहीं है कि केवल यही पॉइंट कॉमन हो और 2 यूनिट स्क्वायर आ जाएं, ऐसा कोई 2 यूनिट स्क्वायर है ही नहीं जिसमें केवल यही पॉइंट कॉमन हो।
क्योंकि उसने एग्जैक्टली 1 बोला था। तो ये 49 पॉइंट्स हो गए। अब इन 49 पॉइंट्स में क्या खूबी है, कोई भी पॉइंट उठाओ उसके करस्पॉन्डिंग 2 तरीके हैं सेलेक्ट करने के। जैसे मान लिया मैंने ये पॉइंट उठाया तो हम ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं इन दोनों को, और इन दोनों को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आंसर कितना हो गया, जो अभी हमने क्वेश्चन कराया था उसका ऑल्टरनेट 49 इंटू 2। 49 तो ये पॉइंट्स हो गए, एंड ईच पॉइंट विल रिजल्ट इन 2 सेलेक्शंस, या तो ये दोनों इस पॉइंट के लिए, या तो ये दोनों या ये दोनों। तो इसलिए आंसर विल बी 98। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो गया। अब 6th पार्ट, में नंबर वी कैन select a rectangle using vertical and horizontal lines. Answer. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि इस चेस बोर्ड के ऊपर हम कितने रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। ठीक है, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज़ करना है, मतलब इस तरह का रेक्टेंगल काउंट नहीं करना कि हम ऐसे ये ले जाएं, ऐसे टेढ़ा रेक्टेंगल नहीं बनाना है, ऐसे ही बना सकते हैं। मतलब अगर मैंने बोला कि ये रेक्टेंगल है तो ये चलेगा, क्योंकि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज़ कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये बताने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी बता देते हैं कि स्क्वायर भी अपने आप काउंट होंगे। ठीक है, स्क्वायर इज़ ऑल्सो ए रेक्टेंगल, ये समझ में आता है। तो अगर स्क्वायर आ रहा है तो वो भी गिना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, या फिर एक ये रेक्टेंगल हो गया, ये भी एक वैलिड रेक्टेंगल है। तो ऐसे गिन के बताने मेरे को कि टोटल कितने रेक्टेंगल्स हम बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें थिंकिंग प्रोसेस क्या है, ऑफ कोर्स ऐसे एक एक बना बना के तो देखेंगे नहीं। इसमें थिंकिंग प्रोसेस क्या है कि कोई भी रेक्टेंगल उठाओ, दैट विल बी मेड ऑफ 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स। ठीक है, यहाँ पे ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, एंड 2 वर्टिकल लाइन्स। तो जो भी रेक्टेंगल बन रहा होगा वो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा एंड 2 वर्टिकल लाइन से बनेगा। ठीक है, तो अब लाइन गिन लेते हैं, कितनी वर्टिकल लाइन अवेलेबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 8x8 का चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड वैसे 8x8 का ही होता है, तो जो वर्टिकल लाइन है वो हमारे पास 9 अवेलेबल है। सिमेट्री से हॉरिजॉन्टल लाइन भी 9 अवेलेबल है। तो इन 9 लाइंस में से वर्टिकल एंड 9 हॉरिजॉन्टल में से कोई भी 2 सेलेक्ट करो, 2 इधर से 2 इधर से, 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल, यू विल गेट ए यूनिक रेक्टेंगल। मान लिया मैंने ये सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट किया, ठीक है, ये तो हो गया वर्टिकल। अब हमने बोला कि चलो हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करो, तो फिर मैंने बोला कि ये और ये सेलेक्ट किया, तो इन दोनों को और इन दोनों को लेके ये रेक्टेंगल बनेगा, बस एक ही बनेगा, जिसके लिए ये 2 वर्टिकल राइट साइड है एंड ये दोनों हॉरिजॉन्टल साइड है। तो एवरी सिलेक्शन ऑफ 2 वर्टिकल एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस विल गिव यू अ यूनिक रेक्टेंगल। तो अगर मेरे को रेक्टेंगल गिनना है तो अल्टीमेटली मेरे को ये गिनना है कि कितने वर्टिकल एंड कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, 9 में से 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट किया एंड 9 में से 2 वर्टिकल लाइन सेलेक्ट किया। इतने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं तो इतने ही रेक्टेंगल बनेंगे। तो यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। इतने रेक्टेंगल आ जाएंगे जिसके अंदर स्क्वायर भी आएंगे। ये हो गया 6th पार्ट। चलो 7th पार्ट, नंबर ऑफ स्क्वायर्स यूजिंग, अगेन वही हॉरिजॉन्टल
and vertical lines. Answer. अब हमें देखो स्क्वायर्स गिनने हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो स्क्वायर जो है वो मैन्युअली हमें काइंड ऑफ काउंट करना पड़ेगा, एंड वो ऐसे नहीं होगा कि हम बोलें कि 2 वर्टिकल सेलेक्ट कर लो 2 हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर लो, ठीक है। क्योंकि जब 2 वर्टिकल सेलेक्ट करेंगे तो उनके बीच में जो जितना डिस्टेंस है उतना ही हॉरिजॉन्टल के बीच में डिस्टेंस होगा। तो ऐसे हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे जैसे इसमें कर लिया ना। इसमें तो फ़र्क नहीं पड़ता कि हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितना है, वर्टिकल के लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितना है, इसमें तो बराबर होना चाहिए तभी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो मैन्युअली काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे? यूज़ तो हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ही करें, तो जो डायमेंशन होगा वो सबसे छोटा स्क्वायर तो यही बनेगा 1/1 का, ठीक है। और जो सबसे बड़ा स्क्वायर है वो ये 8/8 का है, इससे बड़ा नहीं बन सकता और इससे छोटा नहीं बन सकता, ठीक है। तो देखो गिनने का तरीका क्या है। अगर हमने 1/1 वाला गिना तो सबसे पहले यहीं से चालू किया, इस कोने से पहला स्क्वायर, फिर इसको एक आगे शिफ्ट किया, दूसरा स्क्वायर, फिर एक आगे शिफ्ट किया। तो ऐसे कितना शिफ्ट कर सकते हैं? 8, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो गया तो फिर हम एक नीचे उतर आए, फिर अगले वाली रो में ऐसे काउंट किया 1 1 1 1 8, फिर अगली बार नीचे उतर आए। ऐसे करके हर बार 8 बन रहा है, और ऐसे हम नीचे कितना जा सकते हैं? 8। तो 8 × 8 64 इसलिए आया। या तो डायरेक्टली बोल सकते हैं 64 होगा, बट ये काउंट करने के पीछे एक लॉजिक है, वो पैटर्न हम बताना चाह रहे हैं कि ठीक है 64 स्क्वायर्स आ गए 1/1 डायमेंशन के। अब देखो हम 2/2 के गिने, तो इसी कोने से चालू करना है, इसी कॉर्नर से चालू किया तो 2/2 का पहला स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। पहला स्क्वायर ये आ गया, इसको हमने एक आगे शिफ्ट किया तो ये दूसरा स्क्वायर आ गया, फिर इसको एक आगे शिफ्ट करते रहो, बस यहीं तक शिफ्ट होगा इस बार। तो 1 से शिफ्ट होके ऐसे जब हम एक एक करते रहे तो 7 तक जा पाया। तो कितनी बार कितने स्क्वायर्स आ गए? 7, ठीक है। जब ये पूरा कंप्लीट हो गया तो फिर हमने यहाँ से इस कोने की बजाय इससे चालू कर दिया, ये स्क्वायर गिना एक नीचे आके, फिर ऐसे ही शिफ्ट किया, फिर 7 आ जाएगा, फिर एक नीचे आ गए। तो अब अगर नीचे जाते रहें तो यहीं तक जा सकते हैं, इसके नीचे नहीं जा पाएंगे। तो उसका मतलब क्या है कि 2/2 का ऐसे गए, पहली दूसरी रो को यूज़ करके तो 7 बने, दूसरी तीसरी रो को यूज़ करके तो फिर 7 बने। तो 7 तो बार तो ऐसे जा रहे हैं और नीचे भी 7 ही उतर सकते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि 7 स्क्वायर मतलब 49 स्क्वायर्स बन जाएंगे 2/2 के। तो अब हमें पैटर्न समझ में आ गया होगा कि जो स्क्वायर का डायमेंशन है एंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर का डायमेंशन अगर 1/1 का है तो 8 स्क्वायर बन जाएंगे, ये ठीक है। अगर स्क्वायर का डायमेंशन 2/2 का है तो अभी हमने क्या बोला, 7 ऐसे गए 7 ऐसे, तो 7 स्क्वायर्स बन जाएंगे। अगर डायमेंशन 3/3 का है, 3/3 का मतलब पहला स्क्वायर ये बनेगा, ये 3/3 का, इसको एक आगे शिफ्ट किया तो ये बनेगा। तो ऐसे शिफ्ट करते करते यहीं तक शिफ्ट कर पाएंगे तो 6 बनेंगे ऐसे, और नीचे फिर एक एक शिफ्ट करेंगे तो भी 6 ही बनेंगे। तो +6 स्क्वायर और एंड्स ऑन डायमेंशन 8/8 का, तो यहाँ 1 स्क्वायर ये आ गया। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए? सिग्मा r स्क्वायर 1 स्क्वायर से लेके 8 स्क्वायर तक का सम, तो वो होता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। इतने स्क्वायर्स बन जाएंगे टोटल। ठीक है। अब बाकी हम क्वेश्चन ये पूछें कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर, तो इसमें से ये वाला नंबर घटा दो,
तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर्स। ठीक है, सो दिस वाज 6th पार्ट, तो ये था 7th पार्ट। आगे चलते हैं। एट्थ पार्ट, A B C D। We can find the number of ways in which we can go from point A to point C taking unit step towards right or upwards। ये ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितने तरीके से पहुंच सकते हैं। ठीक है, बाय टेकिंग यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप मतलब एक ही स्टेप लेना है, इसको ऐसे गिनना है और टुवर्ड्स राइट या ऊपर ही लेना है। ठीक, लेफ़्ट या नीचे जाना अलाउड नहीं है। अगर लेफ़्ट और नीचे जाना अलाउड होगा तो इन्फाइनाइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि फिर तो क्या होगा, एक बंदा यहाँ पे पहुँचा और फिर वो ऐसे ही घूमता रहे यहाँ पे, कभी ठीक है ऐसे ही घूमता रहे इन्फिनिटी तक, कभी पहुँचे ही ना। तो नंबर ऑफ तरीके कितने हो जाएंगे, इन्फाइनाइट। मतलब इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी फ्रेम कर सकते थे कि हमें ए से सी तक जाना है मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट स्टेप्स लेके। तो जैसे हमने मिनिमम बोला तो हमारा डायरेक्शन मूवमेंट का हमेशा टुवर्ड्स सी होगा, तो मतलब राइट और ऊपर ही हो सकता है, उल्टा नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि बेसिकली हमें एक बार में एक ही स्टेप लेना है। ठीक है, तो जैसे ऐसे गया, फिर मान लिया मैं ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे चला गया। दिस इज वन पाथ और वन वे टू मूव फ्रॉम ए टू सी। ये एक तरीका हो गया, इसको एक काउंट करेंगे। दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है ऐसे गए, इसके आगे यही फॉलो कर लिया पूरा, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, ये तीसरा तरीका हो गया। फिर फोर्थ तरीका यहाँ से गए, फिर यहाँ से, फिर ऐसे गए। तो ऐसे करके मेरे को नंबर ऑफ पाथ काउंट करने के कितने तरीके से हम ए से लेके सी तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, ये काउंट करके बताना है। तो ऑफ कोर्स मैन्युअली तो काउंट करेंगे नहीं, इस क्वेश्चन को हम मॉडल करेंगे कि नंबर ऑफ वेज एंड ये वाली चीज़ बराबर है तो ये काउंट कर लो, इस तरह की चीज़ करेंगे। तो देखो हम इसको कैसे बोलेंगे कि अगर उसको ए से सी तक जाना है, ठीक है, तो उसे 8 स्टेप तो इधर लेना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट तो उसका 2 डायरेक्शन में हो रहा है ना, एक तो राइट हो रहा है, एक अप हो रहा है, तो दोनों डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही। कैसे भी पाथ चूज़ कर लो, 8 स्टेप उसको राइट में डिस्प्लेस होना पड़ेगा, 8 स्टेप उसको ऊपर डिस्प्लेस होना पड़ेगा, तभी वो सी तक पहुंच सकता है। ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे राइट को 9 हो जाओ, ऊपर 7 हो जाओ, ऐसे नहीं, फिर तो और कहीं पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा ही। तो अगर ए से सी तक पहुंचना है तो ये पक्की बात है कि वो 8 हॉरिजॉन्टल स्टेप लेगा। मतलब एक, ये ठीक है, फिर मान लिया 2 3 4, फिर 5 6 7 8, ये हॉरिजॉन्टल स्टेप्स हो गए, एंड 8 ही वर्टिकल स्टेप्स लेगा। ये बात तो पक्की है कि उसे 8 हॉरिजॉन्टल स्टेप लेने हैं एंड 8 वर्टिकल स्टेप्स लेने हैं। जो स्टेप लेने का सीक्वेंस है वो अलग हो सकता है, और उसी सीक्वेंस से वी विल गेट नंबर ऑफ वेज, उस वही नंबर ऑफ पाथ, डिफरेंट पाथ वहीं से मिलेगा। तो जैसे एक तरीका तो हो गया हॉरिजॉन्टल 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 हॉरिजॉन्टल, सारे हॉरिजॉन्टल लिए, फिर सारे वर्टिकल लिए, तो एक तरीका हो गया। या फिर हम बोलें
एक हॉरिजॉन्टल, फिर सारे वर्टिकल, फिर बचे हुए 7 हॉरिजॉन्टल, वो दूसरा तरीका हो गया. नाउ you must be getting a hang of it, what exactly we are doing. To move from A to C, we are supposed to arrange 8H, ये ठीक है, मतलब H H H H and 8 V's, मतलब वर्टिकल स्टेप के लिए. ये ठीक है, वी आर सपोज टू अरेंज दिस. Now you consider any permutation of 8H and 8V. For example, HH, फिर say all V we are having, then remaining H. ये ठीक है, this is one permutation. तो what I am saying, you pick any permutation, it will give you a valid path. What it is saying, पहले दो स्टेप हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, देन ऑल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, देन ऑल वर्टिकल, यहाँ पे पहुँच गया. फिर 6 हॉरिजॉन्टल, तो 1 2 3 4 5 6. तो दिस इज़ वन वैलिड वे. ये वाला जो पाथ है ये एक पाथ आ गया. अब इसमें और कोई दूसरा तरीका निकालो. ये ठीक है, इफ़ आई से के आई विल डू एच वी 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 एच वी, मान लिया हम ये बोले, दिस इज ऑल्सो ए वैलिड पाथ. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ऐसे जा रहे हैं वो स्टेप्स में. ठीक है, दिस इज अगेन अ वैलिड पाथ. तो जितने तरीके से हम इन दोनों को अरेंज कर सकते हैं, उतने ही तरीके से यहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं. एज सिंपल एज दिस. ठीक है, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? परमुटेशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स आ जाएगा. देयर आर टोटल 16 ऑब्जेक्ट्स, जिसमें से 8 एक जैसा है, 8 एक जैसा है. तो आंसर क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 16 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, विच इज 16C8. ये आंसर हो गया. इतने तरीके से A से C तक हम पहुंच सकते हैं बाई टेकिंग मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स. minimum number of unit steps. This is the answer. ठीक है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर हमें A से C तक जाना है तो इन टोटल वी आर सपोज टू टेक 16 स्टेप्स, 16 स्टेप्स लेने हैं. मतलब ये ऐसे लिखा है स्टेप 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 स्टेप. उन 16 जगह में से हमने 8 जगह सेलेक्ट कर लिया, वहाँ H रख दिया, बची हुई जगह V चला गया अपने आप. तो इसलिए 16C8. ठीक है, और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 9th. यहाँ पे मान लिया E है. In how many ways he can move from A to C by taking minimum number of steps. ये ठीक है, while avoiding point E. ठीक है, तो मतलब अब A से लेके C तक वो कितने तरीके से जा सकता है सच दैट वाया E नहीं जाना है, E को छोड़ के जाना है. ये ठीक है, मतलब ये वाला जो पाथ खिंच रहा है ये चलेगा, दिस शुड बी काउंटेड. बट इफ़ आई गो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर मान लिया ऐसे, तो दिस शुड नॉट बी काउंटेड. ठीक है, तो हम काउंट कैसे करेंगे? दिस इज़ वेरी सिंपल. टोटल में से वो सारे केसेस घटा दिए जिसमें ही इज़ यूजिंग ई,
ही इज़ गोइंग वाया ई। ठीक है, तो इसमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेज, तो वही हो गया 16C8 माइनस नंबर ऑफ वेज जिसमें वो ए से सी तक जा रहा है वाया ई। अब अगर ए से सी तक जा रहा है वाया ई, तो नाउ द क्वेश्चन इज रिड्यूस्ड इनटू 2 पार्ट्स। ये ठीक है, 2 क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन हो गए। एक बार तो उसे यहाँ से यहाँ तक जाना है, फिर उसको यहाँ से यहाँ तक जाना है। ये ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए दिस ग्रिड में कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 4/5 की ग्रिड है। ठीक है, आगे कितना है, 1 2 3 4 और 1 2 3, आगे कितने की ग्रिड है, 4/3 की ग्रिड है। ठीक है, तो 4/5 की ग्रिड का मतलब क्या है, ए से ई तक जाने में ही सपोज टू टेक 4 हॉरिजॉन्टल एंड 5 वर्टिकल स्टेप्स। तो टोटल 9 स्टेप्स लेने हैं ए से ई तक जाने में, और उसमें से 4 हॉरिजॉन्टल होने चाहिए। तो इस लॉजिक से कैन आई राइट 9C4, मतलब ए से ई तक जाने में उसको टोटल 9 स्टेप ही लगेगा। उन 9 स्टेप्स में से हमने 4 स्टेप सेलेक्ट कर लिया जहाँ पे हॉरिजॉन्टल रखना है। ठीक है, या सिंपली ऐसे बोल दो 4H है 5V है, तो उनका परमुटेशन कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, बिकॉज 4 चीज़ें एक जैसी है, 5 चीज़ें एक जैसी है, तो वो ये हो जाएगा इनटू, फिर वो ई से यहाँ तक जा रहा है तो 4C3 की ग्रिड है, तो उसको मतलब टोटल 7 स्टेप्स लेने हैं। उन 7 स्टेप्स में से 4 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल, तो 7 स्टेप्स सी। अब भले ही इसमें 4 लिख दो, भले ही 3 लिख दो, एक ही बात है। ये ठीक है, अगर 7C4 किया तो 7 स्टेप्स में से हमने 4 स्टेप सेलेक्ट कर लिए जहाँ पे ही विल बी टेकिंग हॉरिजॉन्टल स्टेप, बचे हुई जगह अपने आप वर्टिकल चला जाएगा। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 7 में से 3 सेलेक्ट कर लिया जहाँ उसे वर्टिकल स्टेप लेना है, बाकी जगह हॉरिजॉन्टल अपने आप चला जाएगा। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो पूरे 10 ही कर देते हैं क्वेश्चन, एक और लिख लेते हैं। टेंथ पार्ट, we can select a rectangle using vertical and horizontal lines such that both dimensions of the rectangle are odd numbers। ये ठीक है, ये मान लिया यूनिट लेंथ है। तो 10th पार्ट में हमने क्या बोला है कि वही हमें स्क्वायर ही बनाना है। ठीक है, बट उसने एक बार कंडीशन इम्पोज कर दिया, सॉरी स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल बनाना है। बस कंडीशन क्या इम्पोज कर दिया कि अब जो रेक्टेंगल होगा उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड लेंथ ऑड नंबर होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर हमने मान लिया ये बनाया तो नहीं चलेगा, ये तो इवन हो गया 2/2। अगर हमने मान लिया ये बनाया तो ये भी नहीं चलेगा, इसमें ये तो ऑड हो गया 3 बट दिस इज 2। ठीक है, तो हमने देखो इसको ऐसे किया, लाइन कोई नंबर किया, हमें अल्टीमेटली तो 2 वर्टिकल एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ही चाहिए। बस हमें ऐसा इंश्योर करना है कि जो साइड लेंथ है वो ऑड आए। तो जो वर्टिकल लाइन है वो मान लिया ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अगर हमने दोनों वर्टिकल लाइन ऑड से उठाया, 1 और 3 उठाया या 1 और 5 उठाया, तो उनके बीच में 5 - 1 विल बी इवन।
तो साइड लेंथ इवन हो जाएगा। दोनों अगर इवन वाले उठाए तो भी इवन हो जाएगा। बट अगर हमने एक इवन और एक ऑड उठाया तो जब उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विल गेट ऑड नंबर। दैट मीन्स फॉर आर रेक्टेंगल जो दो वर्टिकल लाइन है उसमें से अगर एक का नंबर इवन है तो दूसरे का ऑड रहना चाहिए, देन ओनली साइड लेंथ विल बी ऑड। ठीक है, तो अब इसमें ऑड कितने हैं? 5 लाइन्स हैं विच आर ऑड एंड 4 लाइन्स आर इवन। तो जो हमारा रेक्टेंगल होगा उसकी एक लाइन तो इन 5 ऑड वाले में से होनी चाहिए और जो दूसरी लाइन है वो इवन वाले में से होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 लाइन जो हमें सेलेक्ट करनी है उसको कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? आंसर, रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल्स टू 5c1 इंटू 4c1। 5c1 से हमने क्या किया? ऑड में से एक नंबर सेलेक्ट किया, मान लिया 5, मतलब उसका मतलब क्या, ये वाली लाइन सेलेक्ट हुई है। ठीक है, 4c1 से हमने क्या किया? इवन वाले में से एक सेलेक्ट किया, मान लिया ये 8 सेलेक्ट हो गया तो ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ऑड साइड लेंथ आ गया 3। अब सेम चीज़ हमें यहाँ पे करना है, इस पे भी ऑड चाहिए, तो जो इधर हो रहा है वो इधर होगा सिमिट्री से। तो अगर वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करने का इतना तरीका है तो हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करने का भी इतना ही तरीका होगा, 5c1 इंटू 4c1। यहाँ पे भी ऐसे नंबर कर लो 1 2 3 4 5 7 8 9। तो सेम स्टोरी विल बी रिपीटेड ओवर हियर ऑल्सो। तो ये कितना हो गया? 5 इंटू 4 इज 20 का स्क्वायर इज 400। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, सो दिस वॉज आर कैटेगरी बेस्ड क्वेश्चन, ग्रिड रिलेटेड प्रॉब्लम। डिक्शनरी प्रॉब्लम्स। डिक्शनरी प्रॉब्लम किस तरह की प्रॉब्लम होगी? वही कि हमने कोई एक वर्ड लिया, फिर उसको अरेंज करके सारे जितने भी पॉसिबल वर्ड्स है वो बनाए, फिर हमने बोला कि उस पर्टिकुलर वर्ड का रैंक क्या आएगा। इस तरह के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो मतलब इलस्ट्रेशन के लिए जो मैं वर्ड ले रहा हूँ काफ़ी बड़ा ले रहा हूँ। ठीक है, जो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा तो उसमें वो नंबर ऑफ़ केसेस कम कर देंगे, मतलब रिपीटेड लेटर्स कम होगा, तो उससे क्वेश्चन काफ़ी छोटा हो जाएगा। मैं तो बड़ा इसलिए ले रहा हूँ ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो लेट ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड Mumbai city, let all the letters of the word Mumbai city are used to make words
ये ठीक है, जो भी वर्ड बना रहे हैं उसका मीनिंग हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता। एंड देन आर अरेंज्ड इन ए डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में आई होप सबको समझ में आता है कि वर्ड जो हैं वो कैसे अरेंज किए जाते हैं। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में किए जाते हैं ऑफ कोर्स। आर अरेंज्ड इन ए डिक्शनरी, देन फाइंड द रैंक ऑफ द गिवन वर्ड। ये हो गया, ये ठीक है। मतलब इसको रीअरेंज करके जितने ही वर्ड्स बन सकते हैं हमने सारे वर्ड्स बनाए, और फिर हमने देखा कि इस वर्ड की कितनी रैंक आएगी, ये कौन से नंबर पे आएगा उस डिक्शनरी के अंदर। इफेक्टिवली ये क्वेश्चन है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखा एम एम और यू, फिर ए ऊपर आएगा, बी इधर आएगा, सी भी है, फिर आई आई टी वाई, आई आई वाई। 10 3 3 6 4 10, ठीक है। बिल्कुल अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर ये हो गया। चलो दोबारा लिख लेते हैं। ए बी सी आई आई, फिर एम एम टी यू वाई। अब हमने इस वर्ड को इधर से देखा, जैसे सबसे पहला वर्ड कौन सा रहा है, एम का सबसे पहला लेटर कौन सा रहा है, एम। तो हम क्या करेंगे, हम इधर से वर्ड बनाना चालू कर दिया, ये ठीक है, इसी वर्ड को बनाना चालू करेंगे। बस हमने ये देख लिया कि इससे पहले ऊपर कौन कौन से वर्ड आ सकता है। तो हम वो सारे वर्ड्स गिन रहे हैं जो इससे ऊपर आएगा। तो अगर पहले जगह पे एम नहीं आया, ये ठीक है, एम नहीं आया, तो क्या आ सकता है, ए बी सी आई। ए बी सी आई से वर्ड जो भी शुरू होगा, ठीक है, यहाँ पे मतलब ए बी सी आई से जो भी वर्ड शुरू हो रहा होगा वो इस मुंबई सिटी के ऊपर ही आएगा। तो हमने वो गिन लिए, ठीक है। अब उसमें दिक्कत क्या है कि ए बी सी तो एक जैसा ही है क्योंकि सब एक एक बार अवेलेबल है, आई 2 बार अवेलेबल है, तो इसको हमने अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया, ठीक है। क्यों, तभी काउंट होगा अगर वर्ड ए बी सी से चालू हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जो ए बी सी से चालू हो रहा होगा। तो फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे कितने ऑप्शन है, 3, वो रख दिया। जितने तरीके से भी वर्ड को अरेंज कर सकते हैं उतने ही जितने तरीके से इन सारे लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं विद ए कंडीशन कि ए बी या सी शुड बी द फर्स्ट लेटर, उतने वर्ड्स ही बन जाएंगे। तो फर्स्ट प्लेस पे तो हमने ए बी या सी रख दिया। उसके बाद आगे मान लें यहाँ ए रखा गया, तो बाकी सारे लेटर्स को आगे रखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स हो गए पहले वाले प्लेस को छोड़ के। तो कितने तरीके से भर सकते हैं, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये हो गया, ठीक है। और अगर ए बी सी की बजाय अगर आई से चालू हो रहा है तो पहले प्लेस पे आई रखने का कितना तरीका हो गया, 1। फिर वापस आगे कितने लेटर्स बचे, 9 अपॉन, इस बार क्या हुआ देखो, यहाँ पे तो अगर हमने ए बी सी यूज़ किया था तो हमारे पास आगे 2 आई था आइडेंटिकल, उसकी वजह से ये 2 फैक्टोरियल आ गया। बट अगर आई से चालू हुआ है तो आगे एक ही आई बचेगा, तो केवल एक 2 फैक्टोरियल आएगा एम की वजह से, क्योंकि 2 एम एक जैसे हैं। अब 2 आई नहीं आया क्योंकि एक आई तो यहाँ पे यूज़ ही हो गया। तो इन दोनों को अलग करने के पीछे रीज़न यही था कि ये वाला फैक्टर अलग अलग लिखा जा रहा था, ये एक साथ नहीं लिख पाते। तो अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि वाई वी सेपरेटेड। अब ये वो सारे वर्ड्स आ गए, ये इतने वर्ड्स हो गए
जो मुंबई सिटी से ऊपर होगा एंड एम से शुरू नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब जब ये सारे वर्ड खत्म हो गए तो जैसे हम डिक्शनरी में पढ़ते हैं ना, पहले ए वाले खत्म हो गए, बी वाले, सी वाले, और यहाँ पे आई वाले खत्म हो गए, फिर एम वाला आएगा, तो फिर एम वाले चालू हो गए। ठीक है, जब एम वाले चालू हो गए तो हमारे पास एक एम खत्म हो गया। ठीक है, अब जो हमारा वर्ड है उसमें क्या है, यू। ठीक है, हमारा वर्ड क्या है, यू। अब यू से पहले अगर मान लिया यहाँ पे एक और एम वाला वर्ड आ जाए तो वो इससे ऊपर ही आएगा, मुंबई सिटी से। टी आ जाए यहाँ पे तो वो ऊपर ही आएगा, आई आ जाए यहाँ पे तो वो ऊपर ही आएगा। तो अब हमने वो सारे वर्ड काउंट किए यहाँ पे जो यू से चालू नहीं हो रहे, क्योंकि मुंबई सिटी में तो यू वाला वर्ड आ रहा है और यू से चालू नहीं हो रहे बट इससे ऊपर है। तो यू के ऊपर कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी यूज़ करो वो वर्ड इससे ऊपर ही आएगा। बट यहाँ पे फिर वही गड़बड़ है, आई तो 2 हैं, बाकी सब एक एक ही अवेलेबल है, एम भी अब एक ही अवेलेबल है क्योंकि एक एम यूज़ हो गया। तो इस प्लेस पे फिर 2 केसेस बनाने पड़ेंगे कि या तो आई यूज़ नहीं किया, आई यूज़ नहीं किया तो मतलब टी एम सी बी ए, इनमें से कोई एक वर्ड रखा है यहाँ पे, या फिर आई यूज़ किया। ठीक है, तो अगर आई यूज़ नहीं किया तो यहाँ पे रखने के कितने तरीके आ गए, 1 2 3 4 5, 5 तरीके से इस प्लेस को भर सकते हैं। ठीक है, अब मान लिया यहाँ पे ए आ गया तो 2 लेटर यूज़ हो गए 10 में से, आगे कितने बचे हैं, 8, और उसमें से 2 आई एक जैसा है, मतलब जितने तरीके से भी यहाँ से भर सकते हैं उतने वर्ड्स बन जाएंगे। ये 2 फैक्टोरियल किस लिए आया, आई के लिए। अगर यहाँ पे हमने आई रख दिया तो आई रखने का एक ही तरीका, तो एम आई तो ये आ गया, आगे कितने लेटर्स आएंगे, 8, और इस बार बस 8 फैक्टोरियल रहेगा क्योंकि इस बार 2 आई है ही नहीं, एक आई तो यहाँ पे यूज़ हो गया, इसके आगे वालों को परम्यूट करा रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए अलग अलग किया था इनको। अब ये वो सारे वर्ड्स काउंट हो गए जो एम से चालू होगा बट यू से ऊपर आएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद जो अगला वर्ड आएगा वो एम यू से ही चालू होगा। ठीक है, तो मतलब एम भी यूज़ हो गया, यू भी यूज़ हो गया, तो ये कट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या बोला, एम, तो यहाँ पे इस वर्ड में तो एम आ रहा है, तो हमारे पास ये ऑप्शन है, अगर यहाँ पे एम की बजाय ए आ जाए तो वो वर्ड इससे ऊपर ही आएंगे, वो काउंट कर लिया हमने। बी आ जाए, सी आ जाए, आई आ जाए, मतलब अगर ये एम नहीं आ रहा है तो एम से ऊपर फिर वही ए बी सी अलग और आई अलग, तो इसमें फिर 2 बार काउंट करना पड़ेगा, ए बी सी वाला या आई वाला। तो ए बी सी का मतलब क्या है, 3 लेटर आ गए तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, आई के लिए कितना आएगा, 1 7 फैक्टोरियल। ठीक है, अब तो समझ में आई गया होगा, जैसे ऊपर आ रहा है वैसे यहाँ पे आ रहा है। तो ऐसा करने से वो सारे वर्ड काउंट हो गए जो एम यू से चालू हो रहे हैं बट एम से चालू नहीं हो रहे। इसके बाद जो अगला वर्ड आएगा वो एम यू एम, ये तो फिक्स हो गया। ठीक है, तो ये भी यूज़ हो गया। अब हमारे वर्ड में क्या है, बी, तो बी से ऊपर क्या है, ए, तो अगर यहाँ पे ए वाले जो वर्ड हैं वो इससे ऊपर ही आएंगे, तो अब ऐसे काउंट कर लिए, एम यू एम ए, तो एम यू एम ए यूज़ हो गया, तो 4 वर्ड तो यूज़ हो गए, 4 लेटर, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब एम यू एम ए रखने के बाद आगे 6 लेटर बच गए, उनको परम्यूट कितने तरीके से कर सकते हैं, उसमें 2 आई हैं एक जैसे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब ऐसे करने के बाद अगला जो वर्ड बनेगा वो एम यू एम बी, ये ठीक है, यही बनेगा, तो ये यूज़ हो गया। ठीक है, अब एम यू एम बी यहाँ तक बन गया। अब हमारे पास क्या है, ए, तो ए के ऊपर कुछ आ सकता है नहीं, तो ए बी यूज़ करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद जो अगला वर्ड होगा वो यही यूज़ करना पड़ेगा, मतलब ये ए बी आ गया। अब क्या है इस वर्ड में, आई, तो आई के ऊपर कुछ है, हाँ, सी, तो सी वाले जो वर्ड हैं वो इससे ऊपर ही आएंगे मुंबई सिटी से। तो ऐसे कितने वर्ड्स होंगे, सी यूज़ हो गया, 1 2 3 4 5 6 यूज़ हो गए, तो अब तो 4 ही बचे, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये बन गया वर्ड। अगला वर्ड एम यू एम बी ए आई, ठीक है, तो एक आई यूज़ हो गया,
ये वाले वर्ड गिने, ठीक है। आई के बाद यहाँ पे क्या आया, सी, तो सी से ऊपर कुछ बचा नहीं, तो मतलब सी भी यूज़ करना ही पड़ेगा, ये भी यूज़ हो गया। फिर सी के आगे कितना आया, आई, तो आई से ऊपर कुछ आया नहीं, तो आई भी यूज़ होगा, मतलब इसके अगले वाले वर्ड में फिर आई भी आएगा, ठीक है। आई के बाद कितना आया, टी वाई, तो टी के ऊपर कुछ बचा नहीं, तो उसका मतलब क्या है कि अब जो अगला वर्ड बनेगा वो यही बनेगा। तो इतने सारे वर्ड्स तो इसके ऊपर आएंगे, उसके बाद ये आएगा, ठीक है। तो अगर इस वर्ड से ऊपर 50 वर्ड्स आ जाएं तो इसकी अपनी रैंक क्या होगी, 51। तो अगर हम इन सब को जोड़ लें तो हमें ये पता लग जाएगा इससे ऊपर कितने वर्ड आएंगे और उससे एक ज़्यादा इसकी रैंक होगी, तो इसलिए ये एक करके जोड़ लिया। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वही रैंक होगी, इन सब को जोड़ लिया। ठीक है, तो ये रैंक होगी इसमें। अब ये काफ़ी बड़े बड़े नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने समझाने के लिए बोला था कि समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा एग्जाम्पल लिया है, एक्चुअल में इतना बड़ा एग्जाम्पल आएगा नहीं, ये ठीक है, ये तो बहुत बड़ा हो गया। अगर मुंबई केवल रहने दें तो काफ़ी कैलकुलेशन ख़त्म हो जाएगा, आई रिपीट नहीं करेगा फिर, सही। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर।